प्लीज़ एहतियात ज़्यादा करो। कोरोना काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, काफ़ी लोगों में रिपोर्टें आ रही हैं एट गिट जैसे पीछे हमारे पास अगस्त जनवरी में जुलाई में जो आ रही थी, तकरीबन बहुत सारे घराने मुतासर हो रहे हैं, पूरी पूरी फैमिलीज़ मुतासर हो रही हैं। तो प्लीज़ एहतियात करो। मैंने पहले भी कहा, अल्लाह ना करे तुम लोग यंग हो, तुम्हारे कोरोना होगा भी तो हल्का सा बुखार होकर निकल जाएगा, लेकिन तुम्हारी वजह से तुम्हारे फैमिली में वो लोग जो 50 या 50 से अबव हैं वो बहुत बुरी तरह मुतासर होंगे। तो उनको बचाओ। वो वहाँ तुम लोग यंग ब्लड हो, अरे कुछ नहीं होता, कोरोना क्या है यार, बिल्कुल कुछ नहीं होता। तुम लोग इस वक्त यंगस्टर साइड पे हो, 99% कुछ भी नहीं होगा तुम्हें, लेकिन तुम्हारी फैमिली भी तो कुछ लोगों पे मुश्तमिल है जो कि शायद बेयर नहीं कर पाए। तो प्लीज़ एहतियात करो। एंड बहुत छोटी सी चीज़ है मैं देखता हूँ लोगों को स्पीच करते हुए ये उतार देते हैं, यकीन करो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मुझे बात करते हुए। यानी वो लोग घरों में भी नहीं लगाते, मतलब कहीं नहीं लगाते, वो सिर्फ दिखावे के लिए बाहर पहन के आते हैं जब भी मास्क उतार के बातें कर रहे होते हैं। प्लीज़ तुम्हें एहतियात करनी है, हमें दूसरे को नहीं देखना दूसरे ने क्या किया क्या नहीं किया, हमें और तुम्हें एहतियात करनी है। कल मैंने अमीन साहब का तारुफ कराया था, तुम्हें उनकी जो है बुक का हवाला दिया था, ये भी मुझे बिल्कुल आखिरी लम्हात में याद आई। उनकी सारी बुकें तो नहीं निकाल पाया मैं, ये सब मुझे उन्होंने गिफ्ट की हुई एक एक साइड, तो ये मैं उनकी निकाल के लाया हूँ। एंड ठीक ठाक मतलब चीज़ें अगर तुम देखना शुरू करो इसमें, मैं भी देख रहा था तो मुझे लिमिट के सवाल नजर आ रहे थे। मतलब उन्होंने टॉपिक बाय टॉपिक जो है बनाया हुआ है, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, मेरे पास फिजिक्स की भी उनकी वो है तो बनाया। ठीक, मतलब हर शख्स की अपनी अप्रोच है। तो मैं सिर्फ ये बताने जा रहा हूँ, तुम जहाँ पे गए हो वहाँ उनकी पर्सनल कोई किताब नहीं है, इंस्टीट्यूट की किताब है, और इनकी एक पर्सनल अपनी मौजूद है। ये इससे भी नहीं पढ़ाते, ये फिलबदी अपना खुद तरीके से पढ़ाते हैं। तो बहरहाल, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये कहते हैं कि मैंने जिम्मेदारी ली है एप्टीट्यूड की, अल्लाह ना करे वो उसको फास्ट में जाना था, नहीं हो पाया किसी वजह से, तो उसके बाद जो ठीक है तुम एनईडी उसी फीस में एनईडी में आ जाओ। एनईडी में नहीं हो पाया, अल्लाह ना करे कराची यूनिवर्सिटी, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म भी नहीं इशू हुआ, इशू होना सुन रहे हैं। नवंबर के एंड में कराची यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म आएगा, एंड जनवरी में कहीं वो एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, एंड फरवरी के एंड गए या मार्च के स्टार्ट में लेट लतीफ़ हैं पक्के। कराची यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो एक गवर्नमेंट का जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक बिल्कुल उनके पास काम होता है। मैंने तुम्हें 2 दिन से फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड करवा रहा था, तो तब बुक में डाल लेना था कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के सवालात कितने हैं। एक्सरसाइज 4.1 में पहले पेज पे जो मुझे सवालात मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं, एंड इसमें तुमने देखा कि 4 तो अलजेब्रा के हैं, ये तुम कर चुके हो, एंड 5वां सवाल जो है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स का है, जो तुमने कल टॉपिक निपटाया। एंड आगे देखते हैं टिग्नोमेट्री के और भी कोई हैं। अच्छा, प्लीज़ डोमेन पे परेशान नहीं होना, डोमेन के लिए सादा सा जुमला है, ये जानने की ज़रूरत ही नहीं। मैंने कोशिश की थी टिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन फर्स्ट ईयर से रिलेट थोड़ा सा तुम्हें बताऊँ। बहरहाल अगर तुम्हें डोमेन याद नहीं है तो डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो ये फंक्शन सेक स्क्वायर एक्स, टेंजेंट एक्स, कॉट एक्स, कॉस एक्स, कॉसेक एक्स, कितने फंक्शन है ये और तुमने कितने किए हुए? तुमने 18 किए हैं टिग्नोमेट्री साइड पे, अब कोई बच नहीं सकता तुमसे, इतने मैंने करवा दिए टिग्नोमेट्री साइड पे। अभी फर्स्ट मेथड के और भी सवाल बाकी हैं जो टिग्नोमेट्री के अलावा फंक्शन होते हैं, जैसे लॉग फंक्शन, एलओजी लॉग फंक्शन, जर्नल लॉग वाला, तो उनके डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे निकलते हैं वो आने वाले वक्तों में फिर उनको करवाएंगे। तो बाद दफ़ा मेरे कानों में आवाज़ आती है, सर वो क्वेश्चन 1 के कुछ पार्ट बाकी हैं वो कब करवाएंगे? बेटा करवा दी हैं,
और उनसे बहुत आगे करवा दिए हैं। कल के टेस्ट में कोई डेरिवेशन नहीं आ रही है। पहली बात, कल के टेस्ट में 1.1 1.2 से कोई सवाल नहीं आ रहा। कल के टेस्ट में जो है तुम्हारे पास एक्सरसाइज 1.6 1.7 से सवाल आ रहे हैं। शायद बाहर हैंड जो वो नोटिस लगा उसमें लिखा हुआ कि 6 सवाल हैं, 6 सवाल नहीं आ रहे, 8 सवाल आ रहे हैं क्लियर। एक ही सवाल कितने कितने नंबर का है? 4 नंबर का, 8 4 32 वो हैं और बाकी 6 नंबर का MCQs। तो 38 का कोई टाइम इजाफी नहीं मिलेगा, वही 1 घंटे में करना है। मतलब ये प्रैक्टिस है हमारी कि कुछ सवाल छोटे होते हैं तो उनकी तादाद बढ़ा दो, टाइम कम ना करो। अब एक टेस्ट में 45 मिनट का गया था, मज़ा नहीं आता, तो टेस्ट को 1 घंटे पे रखा है और हमने सवालात की तादाद को एडजस्ट कर दिया है। आज थोड़ी सी मैं बातें रह गई हैं कुछ थ्योरी की, चैप्टर 1 के हवाले से वो करूँगा। थोड़ी सी क्लास 15 से 20 मिनट ऊपर जा सकती है, लेकिन मुझे यकीन है 5 बजे मेजॉरिटी तुम चले जाओगे। तो घबराना, सॉरी हाँ कितने बजे? 4 बजे है, घबराना नहीं, हुकूमती बयान दे दिया मैंने भी। अच्छा, हमारे पास जो है क्या बात हो रही थी, यहाँ से बात करना शुरू करें कि y इजिकल्स टू a पे पावर x, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, पावर वाले फंक्शन को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e पे पावर x भी आता है, तो इन दोनों के लिए इनके दरमियान फ़र्क करने के लिए इसको कहते हैं जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी बेस 2 भी हो सकती है, बेस 3 भी हो सकती है, बेस वेरिएबल नहीं होगी, बेस 15 भी हो सकती है, कुछ भी बेस इस्तेमाल। लॉग के लिए जर्नल, अगर मैं यहाँ पे कहूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा जनाब? ln ऑफ y क्या हो जाएगा? वो तब्दील हो जाएगा ln ऑफ a पे पावर x। हाँ, लॉग की प्रॉपर्टी क्या? पावर हो x ln ऑफ, लॉग की प्रॉपर्टी है पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है। टेकिंग एंटी लॉग, एंटी लॉग लेंगे, लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे e पे पावर x ln ऑफ a, यहाँ पे भी हुआ है e पे पावर क्या हुआ है? ln ऑफ y, लॉग एंटी लॉग कैंसिल होके जस्ट ये y आ गया। तो ये दिखाते नहीं है यहाँ पे हम, और यहाँ डाले क्या, और यहाँ का हमें दिखाना मजबूरी थी। तुम शायद बाद में सोचो कि सर यहाँ पे भी तो लॉग था, एंटी लॉग कैंसिल, यहाँ लॉग के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ लॉग के साथ कुछ नहीं था। और जब यहाँ x मल्टीप्लाई हो रहा है तो एंटी लॉग लेने पे ये सॉल्व नहीं होगा, ये इसी फॉर्म में रहेगा। y के किसके बराबर था याद करो ओरिजिनल क्वेश्चन में? a पे पावर x का फॉर्मूला क्या आ गया? e पे पावर x ln ऑफ a। एक्चुअली ये फॉर्मूले का कोई ताल्लुक डेरिवेटिव से नहीं है, एंड तुम्हें मैंने दिखाया इसका ताल्लुक तो लॉग से। एंड इस फॉर्मूले में होता क्या है, ये चीज़ में होता क्या है, एक जर्नल बेस वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक पर्टिकुलर बेस e में तब्दील होता है, और इसको जर्नल बेस कहते हैं, और इसको सादा सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो हम किस में तब्दील कर देते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज कर देते हैं। तो बहुत सारी सिचुएशन में हमें बेस e चाहिए, तो हमारे पास फार्मूला बड़ा मज़े से जिसको चाहिए। अब इस फार्मूले को चंद दिन पहले तुमने देखा था चैप्टर 1 में लिमिट में हमने यूज़ किया था, कैलकुलस का फार्मूला नहीं है ये, कहाँ का फार्मूला है? तो लॉग वाले दिन ये फार्मूला मुझे डिस्कस करना था, थ्योरी बहुत हो गई थी तो मैंने उस वक्त डिस्कस नहीं किया। तुम्हारी बुक में कहीं नहीं डिस्कस हुआ है, एंड कहाँ से ये फार्मूला आ गया कुछ नहीं पता चलता, हर जगह वो यूज़ कर रहे होते। तो बार बार कह रहा हूँ, हाँ मैट्रिक में ये डिस्कस हुआ है, मैट्रिक की थ्योरी अगर उठा के पढ़ो वहाँ पे ये फार्मूला डिस्कस हुआ। अभी हम चैप्टर 4 में चंद दिन में ये फार्मूला यूज़ कर रहे होंगे, एंड चैप्टर 5 चैप्टर 6 जो कैलकुलस के 4 चैप्टर हैं 1 4 5 6, इन चारों चैप्टरों में ये फार्मूला कैलकुलस के अंदर यूज़ हो रहा होगा। तो ये क्या करता है, एक आम बेस को, जर्नल बेस को एक पर्टिकुलर बेस के अंदर ई में चेंज कर देता है। अब दूसरा सवाल है ये ई होता क्या है? ई क्या है? तो ई पे पावर एक्स को डिफाइन किया जाता है एक सीरीज से
एक्स पे पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, एक्स पे पावर 1, एक्स पे पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, प्लस एक्स पे पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और एक्स पे पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल इस सीरीज से डिफाइन किया जाता है। एंड अगर यहाँ पे मैं x को क्या ले लूँ, 1 ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, e पे पावर 1 किसके बराबर हो जाएगा, 1, क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, x पे पावर 0 1 होता है, प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 सो ऑन। इसका ताल्लुक आगे जाके इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी से आता है, इसका ताल्लुक इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी से आता है, जो कि तुम्हारे कोर्स में तो बस इतना सा बताया है, कोई ताल्लुक नहीं बताया उन्होंने, तो मैं भी नहीं बताऊंगा। और इसको सम करते हैं तो e पे पावर 1 की वैल्यू 2.74536 करके इस टाइप रैशनल वैल्यू आती है, रैशनल वैल्यू जो कि कभी भी आप फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे पाई की वैल्यू जो है इर्रेशनल वैल्यू आती है, जो कि आप कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ई के मुतालिक कम बताया है। एक्चुअली उनके टारगेट ये है कि बस इतनी बता दो बात के बाद चल जाए, और मेन लंबाई सिंप्लीफिकेशन पे ले आओ बच्चे को, तो वो इसके अंदर डीप नहीं जा रहा, मैं भी डीप नहीं जा सकता। अब जब दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं, आज के हम एक डेरिवेशन करना चाह रहे हैं, तो ये बैकग्राउंड तैयार कर लिया। डेरिवेशन है लिमिट x टेंस टू 0 e पे पावर x माइनस 1 अपॉन x किसके बराबर है, 1 के बराबर है। टेकिंग राइट लेफ्ट हैंड साइड, e पे पावर x माइनस 1 बाई x, लिमिट x टेंस टू 0। इसको सीरीज को, इस सीरीज को जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखी थी e पे पावर x वाली, इसको कहते हैं टेलर सीरीज। मैथमेटिशियन का नाम टेलर है, ये वो आम तुम्हारा दर्जी नहीं है, तो ये टेलर सीरीज कहलाती है। तो टेलर सीरीज ये मैं एक्सपेंड कर दे रहा हूँ, वजह वही है, अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ मैं लिमिट अप्लाई करता भी हूँ तो डिनोमिनेटर में x क्या करेगा, उसको इंडिटरमिनेट फॉर्म में ले जाएगा। तो टेलर सीरीज क्या कहती है, 1 x पे पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस x पे पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x पे पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x पे पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल ब्रैकेट माइनस 1 अपॉन x। हाँ, क्या हुआ, इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, न्यूमरेटर को लिमिट x टेंस टू 0 1 ब्रैकेट प्लस x ब्रैकेट क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 फैक्टोरियल x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सो मैनी टर्म्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। याद रहे हमारा बड़ा दुश्मन ये बैठा हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x प्लस क्या था, x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सो मैनी टर्म माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, x। दे विल कैंसिल आउट, ये कैंसिल हो गई चीज़ें। और उसके बाद क्या है, हमारे न्यूमरेटर में क्या कॉमन है, लिमिट x टेंस टू 0 x कॉमन लिया, क्या हो गया, 1 प्लस x अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस क्या हो जाएगा, x अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सो मैनी टर्म्स ब्रैकेट डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, x। जो हमारा दुश्मन था वो गायब हो गया। एंड जैसे ही दुश्मन गायब हो गया, अप्लाइंग लिमिट का, तो अप्लाइंग लिमिट पे क्या होगा, 1 प्लस 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 0 स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल प्लस सो मैनी टर्म्स, एंड ये किसके बराबर हो जाएगा,
1 के, यहाँ पे हम अपने फार्मूला इस्टेब्लिश कर गए, x टेंड्स टू 0, e पे पावर x माइनस 1 अपॉन x किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर है। डेरिवेशन का मकसद क्या होता है कि इस जैसा जब भी टॉपिक आएगा तो ये फार्मूला वैलिड होगा और डायरेक्ट कर लेंगे और इतने सारे स्टेप नहीं करने। मतलब मैं सवाल चेंज कर दूं, e पे पावर mx कर दूं, अब डेरिवेशन से करेंगे लंबा लंबा होगा। बिल्कुल ऐसी मिसाल है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला उन्होंने ड्राइव किया है कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। तुम देखते हो कंप्लीटिंग द स्क्वायर टफ है, ऐड करना होता है एक क्वांटिटी को, फिर उसकी सिंप्लीफिकेशन गुजरती है, फिर वो जाके आंसर देता है। उसने एंड रिजल्ट को पकड़ा, उसने एंड रिजल्ट को पिक किया, उन्होंने कहा ये तो डायरेक्ट याद आता है, तो उसमें वैल्यू पुट कर दो। तो ये फार्मूला इस शॉर्टकट को कहते हैं कि हम इतने लंबे प्रोसेस से बच गए। यानी अगर ये फार्मूला नहीं होता और इस टाइप के सवाल आते ई पे पावर 3x माइनस 1 अपॉन x, तो हमें वो इतना लंबा लंबा ये काम करना पड़ता। फार्मूले ने हमारा वो प्रोसीजर बचा लिया। हाँ, बस कहते हैं फार्मूले की फॉर्मेट लाओ, जिस शक्ल का फार्मूला है वो फॉर्मेट बनाओ और उसके बाद डायरेक्ट जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। कल रात को जूम पे मैं एक मीटिंग में शामिल था जिसमें दुनिया भर से बहुत सारे लोग भी थे और जो है बातें हो रही थी। तो उसमें बेसिकली एनईडी के हवाले से बात हो रही थी और एनईडी के कुछ प्रेजेंट स्टूडेंट्स थे और एनईडी के कुछ पास स्टूडेंट थे और हम लोग बहुत बहुत सीनियर हैं। अब तो हमारा गुजरने का वक्त आ रहा है, तो हम भी वहाँ मौजूद थे। उस रेफरेंस से मैं भी था और मेरे बहुत सारे दोस्त जो दुनिया भर में पहले हैं वो भी मौजूद थे। एंड वहाँ पे वो एक बच्ची है, अकाउंटिंग और फाइनेंसिंग, क्या है, कंप्यूटिंग फाइनेंसिंग में एनईडी में एक 4 साल डिग्री प्रोग्राम है बीएस का, उसके अंदर भी उसने हाल में पास किया। एंड वो कह रही है ऑलमोस्ट कंप्यूटर है, फाइनेंस और कंप्यूटर का उन्होंने मिलाप करा हुआ है। एंड उसके बैच में बकौल उसके 40 स्टूडेंट थे, वो वाहिद स्टूडेंट है, इसी साल पास हुई है और उसको जॉब मिल चुकी है और 1,20,000 की कराची के अंदर ही जॉब कर रही है। एक लोग कहते हैं नहीं मिलती, मिलती है। हाँ, अब उसने क्या चीज़ें बताई और जिस चीज़ों पे हम बात भी यही कर रहे थे, देखो तुम अगले साल सब एक ही डिग्री हासिल करने जा रहे हो, तुम में एक्स्ट्रा क्वालिटी क्या है कि एम्प्लॉयर या मैं अगर तुम्हें जो जॉब दे रहा हूँ, मैं क्यों दूं तुम्हें जॉब, वो एक्स्ट्रा क्वालिटी बयान करो तुम। मतलब 2 आदमी बैठे हुए हैं, हम इन दोनों में से किसी एक को मुझे सिलेक्ट करना है, मैं तो देखूंगा ना एक्स्ट्रा क्वालिटी किसमें जो मुझे एज ए जब मैं जॉब दे रहा हूँ तो मुझे वो फ़ायदा पहुँचाएगी। तो एक्स्ट्रा क्वालिटी उस बच्ची ने बताया कि मैं 3rd ईयर से मुख्तलिफ सेमिनार अटेम्प्ट करती थी एंड देन उसके बाद मुझे मौका मिला, कुछ सेमिनार ऑर्गेनाइज किए, कुछ जगह मुझे मौका मिला, मैंने पेपर लिखे। पेपर क्या होता है, किसी चीज़ पे रिसर्च हो रही होती है, उसके अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड कह रही थी मैं 4 बजे एनईडी से आती थी, फिर मैं पेपर पे चली जाती थी, रात के 11 बजे फारिग होती थी, फिर मैं पढ़ती थी और सुबह फिर 8 बजे अपनी यूनिवर्सिटी होती थी। एक टफ टाइम उसने गुजारा है एंड उसका अपर हैंड क्या मिला है, एक बहुत अच्छी इस वक्त सैलरी है उसकी और बड़ी स्टार्टिंग पैकेज उसका जोरदार है। तो अगर तुम अगले साल प्रोफेशनल बनने जा रहे हो और सिर्फ ये सोच रहे हो कि मैंने पढ़ लिया, अम्मा अब्बा पे ला के किताबें ला पढ़ ला के आ गया, नहीं, प्रोफेशनल आप 24 घंटे के एंड आपके अंदर प्रोफेशनल अटेम्प्ट होनी चाहिए। आप जाएं इस, तो वो बच्ची ऑफिस तक और दूसरे बच्चे भी अपनी कहानी वो कह रहे थे कि कोरोना में उन बच्चों ने यही बताना शुरू किया कि जॉब सीकिंग बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अल्लाह का शुक्र हमने किया कि बच्चे जो पिलर के पीछे कौन बैठा हुआ है, जब उठ के पीछे वाली रो में चले आओ, एक सीट छोड़ के बैठ जाना और बाद में यहीं आ जाना। तो सिर्फ बात यह है कि हमारा जो एक रवैया है, यूनिवर्सिटी लोग कहते कंप्लेन करते हैं जी जॉब नहीं मिल रही, बिल्कुल नहीं मिल रही है, क्योंकि तो रूटीन में पढ़ लो और इतना टफ क्राइसिस हो गया है, क्राइसिस की वजह से सारा कंपटीशन टफ हो गया है। पहले 6 में से 3 को तो जॉब मिल जाती थी, ये 4 को आराम से, अब 6 में से 1 को मिल रही है। तुम बताओ तुम में क्या क्वालिटी है कि मैं तुम्हें जॉब दूं और इतने पैसे दूं, तुम क्वालिटी बताओ ना। अपना डिग्री तो इसके पास भी है, डिग्री तो दूसरे के पास भी है,
डिफरेंस बताओ ना। तो प्रोफेशनल लाइफ यही होती है कि डॉक्टर जब सोता है तो डॉक्टर होता है, उठता है तो डॉक्टर होता है, काम कर रहा होता है। प्रोफेशनलिज्म ये होता है कि आप एक काम के लिए मखसूस हैं, वो एक काम आपको आना चाहिए, वो काम आप हर लम्हे करने के लिए रेडी हो। तो आप जब पढ़ने जा रहे हो तो आप में प्रोफेशनलिज्म भी तो आना चाहिए। तो मोस्टली बच्चे वक्त गुजारा कर रहे हैं यहाँ मेरे पास भी, एंड प्रोफेशनलिज्म नहीं आ रहा उनमें। राइट तो एक्सरसाइज हमारे पास है 4.2 सॉरी 4.1। 4.1 अभी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी। अब आज हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से फिल वक्त जान छुड़ा चुके हैं। मैंने कहा अभी 2-3 टॉपिक और हैं, फंक्शन हैं जिनके फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डेरिवेटिव लेंगे। अब 4.1 में आज हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो है और थोड़े से अलजेब्रिक फंक्शन के जो है डेरिवेटिव लेना मज़ीद सीखेंगे। तो मुझे कोई चीज़ समझानी नहीं है तो मैं सवाल ले आता हूँ। 1 माइनस साइन ऑफ एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स, यू ओवर वी लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री में। अलजेब्रा में हमने अभी चंद दिन पहले किया था, पिछले हफ्ते कर रहे थे। अब पे दो डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दो। लिख दो यहाँ अगर लिखना चाहते हो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 1 माइनस साइन ऑफ एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स। हाँ, यू ओवर वी, वी से शुरू होता है। और किस पे ख़त्म होता है, डेरिवेटिव ऑफ v पे ख़त्म होता है। f डैश ऑफ x विल बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ x। 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0, साइन का डेरिवेटिव, अब वो जो मैंने पहले दिन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक कराए थे वो आपको याद होंगे, माइनस 1 माइनस साइन ऑफ एक्स। और क्या हो जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, ये माइनस माइनस प्लस, और क्या हो जाएगा साइन ऑफ, ये माइनस और माइनस प्लस, और देन ये माइनस माइनस, क्या हो गया साइन स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू, हाँ क्या हो जाएगा जनाब, साइन एक्स माइनस माइनस कॉमन भी ले लिया मैंने, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। गौर करना डेरिवेटिव यहाँ ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद हम जो चल रहे हैं उसकी शक्ल को सादा सिंपल बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। बेहतरीन आंसर है, शायद बुक में ये नहीं दिया, डेरिवेटिव में ये हरकतें बड़ी है, और ख़ासतौर पे ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन में वो सिंप्लीफिकेशन में और लंबा निकल जाता है। तो अगर तुम टेस्ट में यहाँ पे छोड़ देते हो, बेहतरीन टेस्ट में ये थोड़ी दिया है कि फ़लाँ चीज़ प्रूफ करके दिखाइए, उन्होंने तो कहा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। अब आप क्या करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स माइनस कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर 1 माइनस और माइनस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई
कैंसिल हुआ, कैंसिल होके क्या बन गया? तो डेरिवेटिव में ये बड़ा मसाइल है, मतलब इस आंसर में कोई ऐप नहीं था। अब वो कहीं से लेके कहीं चला गया। तो मुझे तो अभी फिल वक्त हम बुक सॉल्व कर रहे हैं, बुक के आंसर मौजूद है, मुझे बुक का आंसर चाहिए। लेकिन टेस्ट के अंदर ऐसी कोई नहीं प्रॉब्लम होती। डेरिवेटिव का जब मैं टेस्ट लेता हूँ तो अमूमन बच्चों से यही सवाल पूछे होते हैं, सर बुक का आंसर बताना जरूरी नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाँ, डेरिवेटिव सही हो, खुदा न करे डेरिवेटिव या उसकी सिंप्लीफिकेशन में गलती है और मिस्टेक हो गई तो मिस्टेक कैरी फॉरवर्ड आगे बढ़ेगी और वो तमाम आंसर को ख़राब कर देगी। हाँ, आपका डेरिवेटिव सही है, आपने यहाँ तक आंसर छोड़ दिया, बुक में शायद ये छोड़ा गया, ज़रूरी नहीं है। तो u ओवर v से हमने शुरू किया। f of x is equals to sin of x cos of x। वो कह रहा है f डैश ऑफ पाई बाई 3 की वैल्यू चाहिए। जब फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड करवा रहे थे तो हम बार बार यकीन दिला रहे थे जो x है फंक्शन में, ये डोमेन ऑफ द फंक्शन है एंड चेंज जो f डैश करके आती है इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अमूमन हम क्या करते हैं, जो डेरिवेटिव करके जवाब आता है उसको जड़ फॉर्म में यहीं पे छोड़ देते हैं, x की फॉर्म में छोड़ देते हैं। और ये याद रहे लिखते नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल में लिख रहे थे वेयर x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये जुमला लिखते नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है कि कोई भी x की वैल्यू डोमेन ऑफ द फंक्शन में अगर पाई बाई 3 है, पाई बाई 4 है, तो अब वो क्या कह रहा है कि पहले डेरिवेटिव लो और फिर वैल्यू भी एवेल्यूएट करो। चेंजेस का रेशियो एट पर्टिकुलर पॉइंट पाई बाई 3 पे भी उसे चाहिए, तो पहले डिफरेंशिएशन तो सही करो। साइन ऑफ x कॉस ऑफ x, क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन शुरू कर दो। f डैश ऑफ x क्या होगा? साइन ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x। f डैश ऑफ x साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x और प्लस कॉस ऑफ x। आराम से, मैं इस वक्त वैल्यू की फिक्र ही नहीं कर रहा हूँ, मैं डिफरेंशिएशन का प्रोसेस पूरा कर रहा हूँ। ये नेगेटिव आएगा, चलो पहले, और ये पॉजिटिव, तो मैं पॉजिटिव पार्ट पहले लिखना चाह रहा हूँ। कॉस स्क्वायर ऑफ x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x। डेरिवेटिव में किसी ने कहा जी ये कॉस 2 थीटा फॉर्मूला लगाना चाहो लगा दो, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। कल भी तुमने देखा हमने मेजॉरिटी जगहों पे फॉर्मूले नहीं लगाए। अब वो कह रहा है चेंज एट, क्या निकालना है, एट पाई बाई व्हेन x इज इक्वल्स टू पाई बाई 3 के बराबर हो। हमने कहा f डैश ऑफ पाई बाई 3। अब ये फॉर्मूला एट एनी पॉइंट, अब वो पर्टिकुलर पॉइंट बताने जा रहे हैं हम। कॉस ऑफ क्या जो है पाई बाई 3, स्क्वायर का मतलब साइन ऑफ पाई बाई 3, स्क्वायर का मतलब f डैश ऑफ पाई बाई 3। हाँ, cos 60 की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। साइन 60 की वैल्यू कितनी है, नहीं उल्टा लिख रहा हूँ, उल्टा लिखो। हाँ, cos की वैल्यू 60 की वैल्यू है 1/2 का, माइनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3/2 का f डैश ऑफ पाई बाई 3। 1/4 माइनस 3/4, डायरेक्ट कर लो, माइनस हाफ बच रहा है पाई बाई 3, और नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, 1 माइनस
एफ डैश ऑफ पाई बाई 3 इट विल बी इक्वल्स टू क्या -2 बाई एट पाई बाई 3 जब डोमेन 60 डिग्री की होगी हमारी चेंजेस का रेशियो -1/2। तो ये एक जनरल फॉर्मूला पहले हमने ड्राइव किया इस फंक्शन के लिए। अमूमन हम यहीं पे छोड़ देते हैं, इक्का दुक्का सवाल है 4.12 में जहाँ वैल्यू एवेल्यूएट करना है। हाँ, चैप्टर 5 में हर सवाल में करना होगा, क्योंकि चैप्टर 5 में हम पहुँच जाएंगे जनाब एप्लीकेशन के ऊपर। तो वो एक जनरल फार्मूला देंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करना होगा और फिर वैल्यू तय करनी होगी कि पाई बाई 3 पे वैल्यू निकलनी है, कि पाई बाई 2 पे निकलनी है, कि 2 पाई बाई 3 पे, जिस पे भी वैल्यू निकलनी है वो वैल्यू निकाली जाएगी। तो जस्ट वो अभी 4.1 में प्रैक्टिस कर रहा है बड़ी इब्तदाई दिन में कि पहले डेरिवेटिव तो ले लो, फिर उसके बाद क्या कर लो, 4.1 खत्म हो गया। एक इंतहाई मजबूत एक्सरसाइज 4.2 शुरू होने जा रही है। चैप्टर 4 की जान है। चैप्टर 4.3 बहुत छोटी है, एक क्लास क्या 40 मिनट्स में निकल जाएगी। एक्सरसाइज 4.4 बहुत छोटी है, 40 मिनट में निकल जाएगी। 5 क्लासों में एक्सरसाइज 4.2 निकल पाएगी एंड अच्छी खासी टफ है एंड अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री चीखें निकाल देगी। तुम वो आने वाले वक्तों में देखोगे। एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पे पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर माइनस 11। इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। एक्स पे पावर 4 माइनस 7 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 11 का डेरिवेटिव क्या निकल के आया 4 ऑफ एक्स क्यूब माइनस 14 ऑफ एक्स। इसका ये डेरिवेटिव आया खत्म। अब जरा मैं एक फंक्शन इसी से मिलता जुलता बना रहा हूँ एफ ऑफ एक्स। हाँ, कोई प्रॉब्लम है? क्यों बातें कर रहे हो बेटा? होल पे पावर 29। अब इस सवाल में और इस सवाल में चेंज ज़रा नोट करो। पावर आ गई एंड जुमला बोलूँ ये बिल्कुल सिंपल फंक्शन है और ये दो फंक्शन से मिलके बना है। दो फंक्शन से मिलके बना है। चैप्टर 1 में पढ़ाया था, कंपोजिट फंक्शन है ये। अब पहले चलते ही बना कैसे। जब तुम्हें समझ में आएगा ये बना कैसे, तो फिर इसका डिफ्रेंसिएशन तुम्हें समझ में आएगा। तो ये सादा फंक्शन नहीं है जो सादगी से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। ये फंक्शन कंपोजिट है एंड कंपोजिट का मतलब कम से कम दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिली हैं। एंड जब दो से ज़्यादा चीज़ें मिली हैं तो लाजमी तौर पे कुछ उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। तो पहले याद दिला रहा हूँ कंपोजिट फंक्शन क्या होता था, कैसे उसको सिंप्लीफाई करते थे। अब उन्होंने तो कह दिया कि एक्सरसाइज 1.1 से लेके 1.5 तक कोई चीज़ कोर्स में नहीं शामिल है। कोर्स में क्या चीज़ शामिल है? लिमिट 1.6 1.7 उन्होंने तो कह दिया। अब मैं यहाँ पे 4.2 कैसे पढ़ाऊँगा? या तो मैं जाली वाला तरीका इस्तेमाल करूँगा, भाई बेटा ऐसा होता है, ये रूल है, ये लगाओ खत्म। भाई रूल कहाँ से आया? तो उस रूल के लिए हमें 1.1 पढ़ाना पड़े। अब वो बच्चे को भी दिखाता हूँ ये रूल कैसे बना। एक फंक्शन है g ऑफ x। क्या फंक्शन है? x पे पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर माइनस 11। दूसरा फंक्शन है h ऑफ x, x पे पावर 29। एंड मैं इंटरेस्टेड हूँ h कंपोज ऑफ g निकालने में। कैसे निकलता था? h कंपोज ऑफ g डिपेंड ऑन x, h is depend on g of x, और क्या हो जाएगा? h डिपेंड ऑन g क्या है? x पे पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर माइनस 11। भाई बिल्कुल इसी तरह बात हो रही है f ऑफ 2। जहाँ फंक्शन है वहाँ एक डोमेन की जगह 2 पुट कर दो, तो h फंक्शन में डोमेन की जगह ये इतनी बड़ी वैल्यू पुट कर दो h फंक्शन में।
एच फंक्शन है क्या, होल पे पावर 29, एक्स पे पावर क्या होगा 4 माइनस 7 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 11। ये क्या निकाला तुमने, एच कंपोज ऑफ जी, एच कंपोज ऑफ जी निकाल दिया आपने, और इसको आपने एक नया नाम दे दिया, इसको आपने सादा नाम दे दिया एफ एक्स, एक्स पे पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर माइनस 11 होल पे पावर 29। अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो 4.2 तमाम की तमाम कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन पे मुश्तमिल है। अब वो कंपोजिट फंक्शन का बहुत ज़्यादा आइडिया इस्तेमाल नहीं होगा, खौफजदा नहीं हो, बट जब रूल बनेंगे तो कंपोजिट की वजह से बनेंगे। मतलब सादा सा एक रूल, ये सादा फंक्शन था, डिफरेंशिएट होके सादगी से ख़त्म हो गया। ये एक सादा फंक्शन था, डिफरेंशिएट होके ख़त्म हो गया, बट ये जब दोनों मर्ज हुआ तो ये एक दफ़ा डिफरेंशिएट नहीं होगा, 2 दफ़ा होगा, क्योंकि ये 2 फंक्शन हैं ये। अब वो तुम्हें ये वाली बात सिर्फ रिमाइंड कराने के लिए मैं इस्तेमाल करता रहूँगा, कर करके नहीं दिखाऊंगा कि भाई ये 2 फंक्शन है, 2 दफ़ा डिफरेंशिएट कैसे होंगे वो अब तुम्हें सिखाने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 में तमाम सवालात 2 या 2 से ज़ायद फंक्शन के कंपोजिट हैं, तो वो 2 या 2 से ज़ायद दफ़ा डिफरेंशिएट होंगे। हाँ, एलिमेंट्री फंक्शन, इसको बुनियादी फंक्शन, बेसिक फंक्शन, एलिमेंट्री फंक्शन कहते हैं। एलिमेंट्री फंक्शन होता वो डायरेक्ट डिफरेंशिएट हो जाता, लेकिन ये कंपोज। अब हमने जो फर्स्ट प्रिंसिपल से रूल बनाए, फर्स्ट प्रिंसिपल से वो बनाए सादा फंक्शन, बेसिक फंक्शन के लिए। अब उसको हम कंपोजिट फंक्शन पे अप्लाई करेंगे, उन रूलों को ले जाके। कोई मुश्किल काम नहीं है, छोटे छोटे रूल्स हैं, वो अब तुम्हें समझ में आएंगे क्यों रूल बनाए गए। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पे पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर माइनस 11 होल पे कितनी पावर है 29। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x पे पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर माइनस 11 होल पे पावर कितनी है 29, f डैश ऑफ x विल बी इक्वल। अब जब डेरिवेटिव लेने जाएंगे तो पहले हम विद रिस्पेक्ट टू पावर डिफरेंशिएट करेंगे। जब मैं पावर को डिफरेंशिएट करूंगा बेस की तरफ नज़र भी नहीं उठाऊंगा, एंड यूँ समझ लूंगा कि x पे पावर 29 को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। x पे पावर 29 का क्या रूल है, पावर पहले आ जाती है और एक पावर, बेस को मैं देखूंगा भी नहीं कि बेस क्या है। 29 बेस अनचेंज होगा, x पे पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर माइनस 11 होल पे पावर 28। जब बेस डिफरेंशिएट हो गया साइमल्टेनियसली, जैसी बेस का डिफरेंशिएशन खत्म हुआ, मल्टीप्लाई करते हुए डेरिवेटिव ऑफ द बेस, x पे पावर 4, x पे पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर माइनस। अब ये वो जो मैंने अलग अलग 2 कंपोजिशन फंक्शन लिए थे, पहले एक को डिफरेंशिएट किया, अब दूसरे को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर तुम्हें याद है सादा फंक्शन था, जैसे x पे पावर 29, वो मेरे पास जो मैंने अभी मिसाल दी थी h का फंक्शन था, एंड जो बेस वाला फंक्शन था वो कौन सा फंक्शन था, g वाला फंक्शन था। तो पहले हमने पावर को डिफरेंशिएट करना है, एंड पावर को डिफरेंशिएट करते हुए हम बेस को टच भी नहीं करते, एंड देन अब किसको डिफरेंशिएट कर साइमल्टेनियसली। ये नहीं है कि यहाँ तक लिखा फिर सांस ली फिर नई स्टेप लिखा, गलत हो जाएगा। जैसे ही पावर का डेरिवेटिव मुकम्मल हुआ साइमल्टेनियसली जो है बेस का डेरिवेटिव आएगा, f डैश ऑफ x विल बी इक्वल टू 29 x पे पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर माइनस 11 होल पे कितनी पावर है 28, एंड यहाँ क्या हो गया डेरिवेटिव 4 ऑफ x क्यूब माइनस 14 ऑफ x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 29। ये टर्म पहले लिख ली, डेरिवेटिव मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का स्टेप कर रहा हूँ मैं। 14x ब्रैकेट एंड x पे पावर 4
माइनस 7x स्क्वायर माइनस पावर 28। सही है बेटा, ये मैंने यहाँ कर दिया और ये मैंने यहाँ कर दिया। अब क्या हुआ, दो दफा डिफरेंशिएशन क्यों हुआ, क्योंकि वो कंपोजिट फंक्शन था। तो इतनी डिटेल अगर याद नहीं रख सकते, रूल याद रख लो कि जब फंक्शन पे पावर हो तो पहले पावर का डेरिवेटिव होता है और फिर उसके बाद उसकी बेस का डेरिवेटिव होता है। इसको अब सादगी से यूं बयान कर दिया जाता है। सवाल तो नहीं होगा? नहीं भाई। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 1/5 एक्स ऑफ स्क्वायर प्लस आर ऑफ स्क्वायर। याद है फंक्शन ऑफ एक्स है, आर क्या है, कांस्टेंट है। 25 लिखता मैं, तुम्हें फॉर्म समझ आया, कांस्टेंट है। अभी भी तुम्हें फॉर्म समझ में आना चाहिए कि फंक्शन ऑफ एक्स है तो एक्स के अलावा हर चीज कांस्टेंट। हाँ, कोफिशिएंट नहीं है क्योंकि ऐड हो रही है तो कांस्टेंट है। ये डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें। अलजेब्रा में इसको कहते हैं सीधा कर लें। 1/, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पे पावर क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पे पावर माइनस। अभी तक मैंने कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया क्योंकि डिफरेंशिएशन करने के लिए वेरिएबल को न्यूमरेटर में ऊपर की टर्म में आना है। अब विद रिस्पेक्ट टू पावर डिफरेंशिएट कर रहा हूं, देन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स ऑफ स्क्वायर प्लस एक्स ऑफ स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आर ऑफ स्क्वायर होल पे पावर माइनस 1/5। एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस 1/5 1/5 और क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पे कितनी पावर है, एक पावर कम करो, माइनस 6/5। 1/5 में एक पावर कम करेंगे, 1/5 में एक पावर कम करेंगे। जो नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए दिखा दूं, -1 -5 और -6/5 पावर। एंड जैसी पावर का डेरिवेटिव मुकम्मल हुआ, साइमल्टेनियसली एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का डेरिवेटिव लेने जा रहा हूँ। अब पावर नहीं लगेगी। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1/, ये 5, नेगेटिव पावर बर्दाश्त नहीं होती तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पे पावर 6/5। एंड बेटा ये नीचे आएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव, मैंने देखा टेस्ट में लोग 2r लिख रहे होते हैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव, क्योंकि वेरिएबल को वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2x, ये 2x जाके 1 से मल्टीप्लाई हुआ और 5 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पे पावर 6/5 फाइनल आंसर। कंपोजिट फंक्शन वो बड़ा सादा सा हमने लिया था और अभी भी बड़ा सादा सा सवाल है, बेस भी है और पावर भी है। वही जरूर लगाए कि पहले डेरिवेटिव बेस का हुआ और सॉरी पावर का हुआ, देन उसके बाद बेस का डेरिवेटिव हुआ। थोड़ा मुश्किल करें, क्यों नहीं हो रहा मुश्किल। दिन ब दिन उनका काम क्या होगा, चैप्टर 4 में फंक्शन को स्ट्रॉन्गर करते जाएंगे। वह वेराइटीज़ को, मुख्तलिफ वेराइटीज़ को एक ही सवाल में उलझाते जाएंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, √5 - x अपॉन 5 + x। ये भी कंपोजिट फंक्शन है। एंड कंपोजिट फंक्शन का जो बेस है वो u/v रैशनल फंक्शन है।
एफ डैश ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स अपॉन 5 प्लस एक्स होल पे कितनी पावर है 1/2। एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू 1/2 पहले आ जाएगा 5 माइनस एक्स अपॉन 5 प्लस एक्स होल पे पावर कितना हो जाएगा -12। डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स अपॉन 5 प्लस एक्स। हमने क्या किया पावर का डेरिवेटिव, देन उसके बाद उसकी बेस का नेगेटिव पावर है, इसको मैंने थोड़ा तोड़ना शुरू किया। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 5 माइनस एक्स पे कितनी पावर है -12। स्टेप तो बहुत तेज हो सकता था ये, लेकिन मैं अभी नहीं कह जाऊँगा। 5 प्लस एक्स फिर पावर -1/, एंड डेरिवेटिव शुरू कर दो यू ओवर डी। अब वो जो कंपोजिट फंक्शन में जब हम बेस के डेरिवेटिव में गए तो इसको कहते हैं रैशनल फंक्शन। जैसे वो तुमने पढ़ा कैन यू फाइंड एफ ऑफ जी, तो एफ डिवाइडेड बाई जी इज अ रैशनल फंक्शन। अब रैशनल फंक्शन की यू ओवर वी से होता है, वी से शुरू करते हैं 5 प्लस एक्स, डेरिवेटिव किसका 5 माइनस एक्स, माइनस क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स, एंड देन डेरिवेटिव किसका हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस एक्स। 5 प्लस एक्स ही एक्स, चलो अपॉन क्या हो गया 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू, क्या किया मैंने एक चीज़ देखी कि ये बेसिस सेम है, अगर मैं इस पावर को ऊपर ले जाऊंगा तो ये बेकार हो जाएगी। तो मैंने इसको ऊपर ले जा सकते थे, फिर बाद में फिर नीचे लाना पड़ती, क्योंकि अगले स्टेप में अभी नहीं करूंगा मैं, अगले स्टेप में अब ये सिंप्लीफिकेशन के स्टेप से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हाँ, उस बेचारे पावर को मैं नीचे ले आता हूँ 1/2 5 माइनस एक्स पे पावर 1/2 एंड 5 प्लस एक्स पे पावर -12। 5 प्लस एक्स का इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 माइनस 1 -5 माइनस एक्स क्या हो जाएगा 1 प्लस डिवाइडेड बाई 5 प्लस एक्स कितनी पावर है स्क्वायर। ये ब्रैकेट नहीं लगाते बच्चे, ये वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट नहीं लगाते। एंड नहीं, जब ब्रैकेट नहीं लगता तो कहीं से कहीं सवाल मिक्सअप हो जाता है। मैंने चंद दिन पहले एक जुमला कहा था लास्ट वीक कि डेरिवेटिव के नाम पे बदतरीन अलजेब्रा, बदतरीन ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा इंतजार कर रही थी, अब पहुंच गए वहां। तो हाँ भाई 1/, क्या होगा 2 5 माइनस एक्स पे पावर 1/2। बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ऐड करो क्या हो जाएगा 5 प्लस एक्स पे पावर -12 स्क्वायर में जमा होगा 3/2। और ब्रैकेट यहाँ क्या बच गया, ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ -5 माइनस एक्स, और ये क्या हो गया -5 प्लस ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू, हाँ क्या करना चाहिए हमें -10 ट्वाइस ऑफ 5 माइनस एक्स 1/2 5 प्लस एक्स पे पावर कैंसिल करना 2
टू तो कैंसिल हो गया, 5 माइनस एक्स पे कितनी पावर है 1/2, और ये क्या हो जाएगा 5 प्लस एक्स पे कितनी पावर है 3/2। 3/2 क्या निकाला तुमने, रेशियो ऑफ चेंजेस निकाली। एक फंक्शन कहाँ गया, अगर इसकी डोमेन में एक्स में निग्लिजिबल चेंज हो तो क्या उस चेंज ऑफ वाई होगा, और उसका रेशियो एक्स एंड वाई का कितना होगा, वो तुमने फॉर्मूला बना दिया। अब इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। बाद दफ़ा आंसर भी बड़े अजीब अजीब तरीके से बुक वाले लिखते हैं। तुमने ये आंसर लिख के जब बुक को देखना शुरू किया तो मालूम चला वो कुछ और कार्रवाई कर गए, हालांकि तुम भी ठीक हो बिल्कुल। बुक वालों ने क्या किया, यहाँ पे चेंज किया और उन्होंने ये किया कि ये अच्छा ये पावर यहाँ आ गई। उसके बाद उन्होंने यहाँ पैरेलल में चला लूँ मैं, उन्होंने इस पावर को तोड़ा, एफ डैश ऑफ एक्स, न्यूमरेटर में क्या गया था ये -10 अपॉन ट्वाइस ऑफ क्या आया था 5 माइनस एक्स, और ये पे पावर 1/2, और ये क्या था 5 प्लस एक्स पे पावर 3/2। इसको तोड़ दिया 5 प्लस एक्स पे पावर 1/2 और 5 प्लस एक्स। नहीं समझ में आया क्या किया, 3/2 डेढ़ होता है, 1.5 होता है जिसे कहते हैं, तो 1 पावर अलग कर दी, हाफ पावर अलग कर दी, एंड देन उन्होंने उसके बाद क्या किया, एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू, ये एक तो सिंप्लीफिकेशन हुआ, 2 5 हो गया, और क्या किया इन दोनों बेसिस को मिला दिया, इन दोनों बेसिस को मिलाया तो 5 माइनस एक्स पे पावर हाफ इंटू क्या हो जाएगा 5 प्लस एक्स पे पावर हाफ, इसको कंबाइन करके लिख दिया पावर हाफ, और ये बेचारे को बाहर निकाल दिया 5 प्लस एक्स पे पावर 1, और ये एफ डैश ऑफ एक्स का रिजल्ट क्या बना दिया -5 अपॉन ये a माइनस बी ए प्लस बी 25 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में आ गया, और ये क्या बन गया मतलब तुम अपने सारे हिसाब से काम करते हुए गए, मान चलो तो सिंप्लीफिकेशन तमाम नहीं चेंज हुई, आखिर का अलजेब्रा तब्दील हुआ। बार बार कह रहा हूँ जब चैप्टर 4 का टेस्ट होता है अमूमन बच्चे की ज़बान में ये सवाल होता है कि मैंने यूँ किया, बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब हम इस वक्त बुक कर रहे हैं तो बुक के आंसर के पाबंद हैं। अभी इस सवाल को निपटाया है ना, इसको अल्टरनेटिव से निपटाए। रेडिकल के बहुत सारे सवाल हैं, तुम्हारी हसरत पूरी हो जाएगी, इतने सवाल हैं रेडिकल के, तो इससे भागना छोड़ दो और कूद पड़ो, या तो मारो मर जाओ, फिर उठ के कपड़े झाड़ के दोबारा भागना शुरू हो जाओ। ये क्या किया मैंने, अभी पिछले मेथड में हमने क्या किया था, यू कंपोजिट फंक्शन का लगा दिया था, पावर का डेरिवेटिव। इसमें मैं क्या करने जा रहा हूँ, अभी मैं डेरिवेटिव नहीं शुरू कर रहा हूँ, मैं अलजेब्रा कर रहा हूँ। 5 माइनस एक्स अपॉन 5 प्लस एक्स होल पे पावर 1/2, एंड अभी तक मैं डेरिवेटिव नहीं शुरू कर रहा हूँ। 5 माइनस एक्स पे पावर 1/2 अपॉन 5 प्लस एक्स पे पावर। अच्छा भाई एक वार्निंग मिल गई है कि बैटरी चार्ज करो। यू ओवर वी रेडिकल के साथ तोड़ दिया, मतलब ये मेथड भी सही है, वो मेथड भी सही है, और उसके बाद क्या हुआ, डेरिवेटिव शुरू किया। v से शुरू होता है, 5 प्लस
एक्स पे पावर हाफ डेरिवेटिव ऑफ 5 माइनस एक्स पे पावर हाफ माइनस 5 माइनस एक्स पे पावर हाफ एंड द डेरिवेटिव ऑफ 5 माइनस यू ओवर वी से शुरू होता है और वी पे ख़त्म होता है। अच्छा 5 प्लस एक्स होल पे पावर डिवाइडेड बाय 5 प्लस एक्स पे कितनी पावर है 1/2 और इस सब का क्या हो जाएगा स्क्वायर। एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू, हाँ इसको मैंने अंडर रूट लगा दिया 5 प्लस एक्स पे, क्योंकि इस पर मुझे कोई कार्रवाई नहीं करनी। डेरिवेटिव इसका लेना है, पावर का डेरिवेटिव 1/2 पहले हो जाएगा 5 माइनस एक्स पे पावर माइनस हाफ और डेरिवेटिव किसका होगा 5 माइनस ब्रैकेट क्लोज माइनस फिर क्या होगा अंडर रूट फिर लगा दिया 5 माइनस एक्स पावर पहले आ गई 1/2 और क्या हो गया 5 प्लस एक्स पे कितनी पावर आ गई माइनस हाफ और डेरिवेटिव उसकी बेस का डेरिवेटिव उसकी बेस 5 प्लस एक्स का डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर कर लिया 5 प्लस एक्स पे पावर 1 रह गई क्योंकि स्क्वायर होके अंडर रूट रिमूव हो गया। अब देख लो कंपोजिट का लॉ यहाँ लग रहा है, पावर का डेरिवेटिव बेस का डेरिवेटिव, एंड ये ब्रैकेट नहीं लगाते फिर उसके बाद मसला बन जाता है, वो पता ही नहीं चलता कौन सी टर्म किसके साथ थी। एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू, हाँ क्या होगा अंडर रूट 5 प्लस एक्स, ब्रैकेट नहीं खोलना भी, नेगेटिव पावर के साथ क्या सलूक करते हैं हम, वो करते हैं जनाब 2 अंडर रूट 5 माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 माइनस 1 ब्रैकेट, ये इसका डेरिवेटिव, देन माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स ब्रैकेट फिर लो, ये क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट क्या हो जाएगा 5 प्लस एक्स, क्योंकि और ये क्या डेरिवेटिव होगा 0 होल डिवाइडेड बाय, ये पूरी वैल्यू डिवाइडेड बाय, मैंने डिवाइडेड बाय को तमीज से लिख लिया 1/5 प्लस एक्स। अब मैं ये डिवाइडेड बाय 5 प्लस एक्स यहाँ लिख रहा हूँ, बड़े खौफनाक हो रही है, मैंने उसको आराम से सुकून से इधर कर छोटा छोटा भी ब्रैकेट सिंप्लीफाई, डेरिवेटिव मुकम्मल हो गया है। हाँ ये माइनस अंडर रूट 5 प्लस एक्स अपॉन क्या था ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 5 माइनस एक्स, देन ये माइनस अंडर रूट कितना है 5 माइनस एक्स अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट, कितना अंडर रूट है 5 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय, ये होल डिवाइडेड बाय है 1/5 प्लस एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू, एलसीएम क्या एलसीएम आएगा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 5 माइनस एक्स अंडर रूट 5 प्लस एक्स, हाँ अंडर रूट से मल्टीप्लाई हुआ माइनस क्योंकि सेम अंडर रूट है रिमूव हो गया 5 प्लस एक्स माइनस 5 माइनस एक्स into 1/5 plus x, f dash of x will be equals to
माइनस कॉमन ले लो या माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, -5 माइनस ऑफ एक्स माइनस 5 ऑफ प्लस ऑफ एक्स। अब बेस का तय कर लो, बेस को किस फॉर्म में देना है, इनको मल्टीप्लाई करके √25 माइनस एक्स स्क्वायर जवाब देना है या पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करके देना है। मैंने दो फॉर्मेट दिखाई दी ना, अंडर रूट मैं पहली वाली फॉर्मेट कर रहा हूँ और 5 प्लस एक्स पे कितनी पावर है, ये हाफ है प्लस 1। थोड़ी सी कंजूसी हो जाए यहाँ पे, क्या बचा, x कैंसिल हो गया, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू -10 अपॉन ट्वाइस ऑफ 5 माइनस x पे कितनी पावर है, अंडर रूट में लगा दो, और ये था 5 प्लस x पे कितनी पावर है 3/2, 2 1 2 5 था, -5 अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 प्लस तो नहीं है -x, और ये क्या अंडर रूट 5 प्लस x पे कितनी पावर है 3 अपॉन, बेटे ये सवाल इतने तरीक़ों से हो सकता है, इसको ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा ऊपर ले जाओगे तो 5 माइनस एक्स पे पावर हाफ, और ये क्या हो जाएगा 5 प्लस एक्स पे पावर -हाफ, यू इंटू वी लग जाएगा। मैं करूँगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी मेरा टाइम यहाँ इस सवाल की वजह से दबाव में आ गया। सब बातें मैं एक से करके दिखा देता, मैंने बच्चे को मैसेज दिया है ब्रेक करके कर लो, बगैर ब्रेक किए कर लो, पावर की बात कर रहा हूँ। स्टार्ट में हमने यही डिफरेंट मेथड यूज़ किया है, पिछले सवाल में डायरेक्ट कर दिया था होल पे पावर, एंड इसमें हमने क्या किया, पावर को ब्रेक कर लिया पहले। इंशाल्लाह ताला 5 बजे बहुत सारे जा चुके होंगे, घबराना नहीं। y इज इक्वल टू साइन ऑफ 6 ऑफ x, कंपोजिट फंक्शन है क्योंकि कोई फंक्शन था, मिसाल के तौर पे g ऑफ x किसके बराबर था, साइन ऑफ x के, कोई फंक्शन था t ऑफ x, वो किसके बराबर था, x पे पावर 6, एंड जब हमने इनको कंपोज किया t कंपोज ऑफ g किया तो ये जनाब फंक्शन बना होगा, मैं बता नहीं रहा हूँ। तो पावर लगा हुआ है, चाहे वो अलजेब्रा पे लगी हो होल पावर, या वो किसी टिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे लगी होल पावर, मींस कंपोजिट बना है। एंड जब कंपोजिट बना है तो उसका डिफ्रेंसिएशन का लॉ भी वही रहेगा, y डैश भी कह सकते हैं, dy/dx भी लिख सकते हैं। अगली दफ़ा मैं याद से dy/dx लिख दूंगा, साइन ऑफ x पे, साइन ऑफ x पे पावर 6, y डैश इज इक्वल टू 6 पहले आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x कितनी पावर है, पावर 5, एंड देन डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, साइन ऑफ x होल पे पावर नहीं आएगी, बेस का डेरिवेटिव, y डैश विल बी इक्वल्स टू 6 साइन 5 ऑफ x, एंड साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ x। वही हमने बेस को सिर्फ बिठा के ट्रिग्नोमेट्री का बेस डाल दिया, एंड वही रूल रहा कि पहले पावर होना है, पहले बेस नहीं होना, देन बेस डिफरेंशिएट, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। चलो मैं यहीं पर कोशिश कर लूँ। मेरे पास एक फंक्शन है g, वो था 7x, एक फंक्शन r है r ऑफ x, वो था जनाब क्या था, cos ऑफ x। ज़रा कंपोजिट बनाने की कोशिश करता हूँ, एंड मैं कंपोजिट बनाने जा रहा हूँ, r कंपोज ऑफ क्या था, g, और पूरा लिखूँगा r कंपोज ऑफ g
जी डिपेंड ऑन एक्स, आर डिपेंड ऑन किसके ऊपर आर डिपेंड कर रहा है जी ऑफ एक्स पे, और आर जी एक्स की वैल्यू क्या है 7x। तो फंक्शन आर में जाके वेरिएबल 7x कर दो तो क्या हो जाएगा ये कॉस ऑफ 7x। एंड यहाँ से तुम्हें ये साबित किया इस कंपोजिट का, चलो आर कंपोज ऑफ जी। तो मैंने तुम्हें साबित किया कि एंगल अगर x है तो कंपोजिट नहीं है, बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर एंगल 2x है 8x है x/2 है तो लाजमी कंपोजिट है। अभी तक तो हमने कंपोजिट की किस्में देखी नहीं, पीछे तक वो पावर को देख रहे थे यहाँ पे या यहाँ पे। अब हमने कंपोजिट की एक नई किस्म देखी, बहुत सारी किस्में हैं कि जिसमें पावर नहीं हो रही है, दोनों में पावर नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है एंगल चेंज हो गया। तो कंपोजिट अपनी सिग्नल इस तरह दे देता है कि एंगल अगर x/2 है लाजमी कंपोजिट है। सेवन कॉस ऑफ 7x dy/dx भी लिख सकते हो तुम, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ dy/dx। पहले किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट होगा, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वहाँ पावर में क्या रूल था, पहले पावर डिफरेंशिएट होती थी बेस। अब एंगल में क्या रूल है, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएट होगा। कॉस का डेरिवेटिव साइन ऑफ 7x, देन डेरिवेटिव किसका होगा एंगल का होगा। अब इस तरह रूल्स याद करना पड़ेंगे तुम्हें। तो वहां पे क्या था और यहाँ पे क्या है, dy/dx क्या होगा -7, 7x का डेरिवेटिव 7 आ जाएगा, और साइन ऑफ, अब मैंने दो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में सवाल करवाए अभी, एक पावर जिसमें एंगल x था और जिसमें एंगल पावर नहीं थी और एंगल जो है x नहीं था। अब इन दोनों को मर्ज करूंगा, यानी पावर भी होगी और एंगल भी मौजूद होगा। ये तीन कंपोजिशन में अगर हम बात करें तो तीन फंक्शन कंपोज हो रहे हैं, हमें बना के नहीं दिखाना है। अब बस हमें समझना है कि 3 दफा डिफरेंशिएट होगा, एक विद रिस्पेक्ट टू पावर, दूसरा विद रिस्पेक्ट टू बेस, तीसरा विद रिस्पेक्ट टू एंगल। क्या था 1 प्लस टेंजेंट ऑफ 5 ऑफ y डैश डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन 2 1 प्लस टेंजेंट ऑफ 5 ऑफ x होल पे पावर। मैंने पहला डिफरेंशिएशन मुकम्मल किया, और जो रूल है पावर लगी है तो पावर को प्रेफरेंस मिली। देन डेरिवेटिव किसका होगा बेस का, y डैश इज इक्वल्स टू नेगेटिव पावर। ये डिफरेंशिएट हो चुका पोर्शन, तो नेगेटिव पावर को मैं पॉजिटिव भी कर लूँ ताकि कुछ चीज़ें मेरे पास सिमट जाएं। 1 प्लस टेंजेंट 5x एंड क्या हो जाएगा 0, बेस का डेरिवेटिव में 1 पर, एंड टेंजेंट का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर ऑफ 5x, देन एंगल का डेरिवेटिव। अब इसमें बच्चे जल्दी में होता है डायरेक्ट लिख देता है, यानी बेस का डेरिवेटिव और एंगल का डेरिवेटिव मर्ज कर। बेटा एक पूरा स्टेप दिखाना हमें, मैं तो एक लाइन में इसको आंसर लिख दूं उसके नंबर नहीं मिलेंगे, स्टेपिंग चाहिए मुझे। y डैश विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस टेंजेंट 5 ऑफ x। हाँ डेरिवेटिव 0 हो गया, ये तो खत्म हो गई बात। और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 5 सेक स्क्वायर ऑफ, या इसको एक स्टेप कर लेते हैं हम, y डैश इज इक्वल्स टू 5 सेक ऑफ स्क्वायर ऑफ 5x अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट
टेंजेंट 5 ऑफ एक्स। आखिरी सवाल पे मजेदार एक्सरसाइज पे आ गए, 2-4 दिन खराब जाने। कॉस ऑफ क्या है 4x अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ एक्स u ओवर v। रैशनल फंक्शन भी है और 4x पावर कंपोजिट फंक्शन भी है। कई चीजें आपस में मिक्सअप हो गई हैं। u ओवर v पहले लगता हुआ नजर आ रहा क्योंकि होल पे पावर नहीं है। y डैश इज इक्वल्स टू v साइन स्क्वायर ऑफ x, देन डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव है cos ऑफ 4x माइनस cos ऑफ 4x, डेरिवेटिव कितना है साइन स्क्वायर। अब साइन का जब मैंने डेरिवेटिव लिखा इस तरह लिखा ताकि याद रहे पावर का डेरिवेटिव देन बेस का डेरिवेटिव। साइन स्क्वायर का डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं है। कल तो मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से मैंने साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव बनाया था, लेकिन कल मैंने ये भी कहा था कि कल जो हमने डेरिवेटिव लिए हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से वो फॉर्मूले नहीं बन सकते। तो फॉर्मूले 18 में से ट्रिग्नोमेट्रिक में से पहले 6 ही सिर्फ फॉर्मूले। तो कोई कहे कि मैं जी वो फॉर्मूला मुझे डायरेक्ट नहीं, बिल्कुल नहीं अलाउ, वो फॉर्मूले अलाउ नहीं है। अपॉन में क्या है y डैश इज इक्वल्स टू साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ x, हाँ माइनस 4 कॉस का डेरिवेटिव 4 का, अच्छा माइनस फोर ऑफ साइन 4x। मैंने वही हरकत की जो मैं तुम्हें मना कर रहा था, डायरेक्ट शो हो गया था। क्या हुआ पहले फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ, अब फिर कंपोजिट के एंगल का डिफरेंशिएशन हो रहा है। माइनस कॉस ऑफ 4x, हाँ पावर का डेरिवेटिव 2 साइन ऑफ x, फिर डेरिवेटिव किसका है बेस का साइन ऑफ x का डेरिवेटिव होल डिवाइडेड बाय साइन 4 ऑफ x, स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया मैंने। y डैश ऑफ x, y डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाँ साइन स्क्वायर ऑफ x माइनस साइन ऑफ 4x इंटू 4 माइनस कॉस ऑफ 4x 2 साइन ऑफ x, और साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस ऑफ x होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा साइन 4। ऑलमोस्ट आंसर आ गया है, सिर्फ फाइनल टचिंग बाकी है। 1 या 2 लाइन में हम फाइनल टच कर जाएंगे। y डैश इज इक्वल्स टू माइनस क्या था 4 साइन स्क्वायर ऑफ x साइन ऑफ 4x, और ये होगा माइनस 2 बिल्कुल ठीक का कॉस ऑफ 4 ऑफ x साइन ऑफ x कॉस ऑफ x अपॉन क्या हो जाएगा साइन 4 ऑफ x। y डैश कुछ कॉमन है माइनस 2 साइन x, तो क्या क्या बचता गया माइनस प्लस 2 हो जाएगा, सॉरी 2, एंड देन उसके बाद साइन ऑफ x साइन ऑफ 4x प्लस कॉस ऑफ 4x कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा साइन 4 ऑफ x, और एक साइन से कैंसिल होते हुए y डैश इज इक्वल्स टू माइनस 2 और ब्रैकेट क्या था 2 साइन ऑफ x साइन ऑफ 4x प्लस कॉस ऑफ 4x कॉस ऑफ क्या था x,
डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, साइन क्यूब ऑफ एक्स। क्या निकाला, रेशियो ऑफ चेंजेस निकाला। इत्मीनान से एक छोटा सा जवाब देते हैं। अब फंक्शन जारी बात है, बड़ा सादा फंक्शन तो सादा ये है, y इज इक्वल टू एक्स, एंड इसमें क्या है, जब x में चेंज होगा y में चेंज होगा। एंड अब यहां जितनी जाओ वो मुश्किल चीज डाल दो, एंड दिन ब दिन वो मुश्किल से मुश्किल चीज बन रहा है और रूल छोटे छोटे लाते जाएगा, एंड इसको जबान मिल जाएगी चैप्टर 5 में डेरिवेटिव को। भाई 5-6 क्लासेस में इंतजार कर रहा हूँ, उसके बाद देखो डेरिवेटिव ऐसी ऐसी मैं एप्लीकेशन दिखाऊंगा तो मैं प्रैक्टिकल लाइफ की, कि डेरिवेटिव को जबान मिल जाएगी। बट डेरिवेटिव में एक काम करना होगा, फंक्शन चाहिए होगा। एंड अभी तक और किया, तुम्हें फंक्शन बनाना नहीं आता। तुम्हें फंक्शन देते हैं, तुम डिफ्रेंसिएशन कर देते हो। जिस दिन हम डेरिवेटिव का लास्ट टॉपिक खत्म करेंगे, मैंने ये नहीं कहा चैप्टर 4 का, डेरिवेटिव का लास्ट टॉपिक खत्म करेंगे, वहां हम फंक्शन बनाना सीखेंगे कि हम अपनी जरूरत के फंक्शन कैसे बनाते हैं वर्ड प्रॉब्लम से। वहां पीक आ जाएगी, एंड वहां सारी वो आज तुम कहाँ थी वो बड़ी बच्ची, वो छोटी छोटी चीज पूछेगी, सब उस पीक जवाब मिलेगा उस पर। हम मुसीबत क्या, रूल में उलझे में, एंड वंस हम रूल से निकल जाएं, उसके बाद एप्लीकेशन में तो मजा आ जाता है। फिर उसको जबान मिल जाती है कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो किस जबान में समझाई जाएगी। ओके बेटा।